Hello everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. Now we will discuss MA4 semester paper third. Understood? Paper third name is Advanced Literary Studies in Film Theatre Performing Art. ये आपके पेपर थर्ड का पूरा नाम है. अब जैसा कि नाम से ही पहले तो हमें पेपर का नाम अगर हम समझ लेते हैं ना, तो हमें अंदर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है. पेपर का नाम ही आप जान रहे हैं कि हमें लिटरेरी स्टडीज़ करनी है किसके पर्सपेक्टिव में, फिल्म थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट के पर्सपेक्टिव में आपको इसको पढ़ना है. अब आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अच्छे नॉवेल, बड़ी बड़ी अच्छी फिक्शन होती है, उनके ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाई जाती हैं. जैसे अगर हम बात करें अपने जो आज के हमारे नए राइटर हैं चेतन भगत, तो उनकी जो मतलब हाफ गर्लफ्रेंड जो उनका एक नॉवेल था, उसके ऊपर आपने देखा होगा मूवी बनी हाफ गर्लफ्रेंड नाम से. तो यही किस में चली गई, लिटरेरी स्टडीज़ इन फिल्म थिएटर में. बस इस तरह का जो वर्क होता है जिसके ऊपर फिल्में बनाई जाती हैं, इस तरह का जो फिक्शन होता है जिसके ऊपर मूवीज़ बनती हैं या उनके ऊपर ड्रामे वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं, वही आपके कहलाते हैं एडवांस लिटरेरी स्टडीज़ इन फिल्म थिएटर परफॉर्मिंग आर्ट. देखा जाए सबसे इजी पेपर है और इसी में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं. पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा. आज का दौर जिसमें कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो फिल्में भी देखता है, वो सीरीज़ भी देखता है, वो नेटफ्लिक्स पे जाकर सीरीज़ भी देख रहा है, लेकिन तब भी वो बेइंतहा परेशान है कि पता नहीं इस पेपर में क्या होगा. तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं यही कहूँगी आप लोगों से, आप सिर्फ अपना जो कंसंट्रेट है वो करिए और कंसंट्रेट करने के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग को अपने खोल के रखिए कि हमें क्या पढ़ना है और कितना हम जो हमारी एक होता है ना कि जो जितनी भी फेमस चीज़ें हैं उनको पढ़ करके बस उनकी स्टडी कर डालिए. इसमें करना ही क्या, अगर आप मूवी देख लेंगे तो भी आपको क्वेश्चन का अपने आंसर मिल जाएगा. लेकिन चलिए, अभी इतना टाइम नहीं है कि अब आप मूवीज़ देखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं तो आपका वेस्ट हो जाएगा. फिलहाल मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर के. आप उन्हीं को सिर्फ लर्न कर लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा. ओके, बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्या यहाँ पर डिस्कस किया गया है. पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफी. आपको बताना है कि क्रोमेटोग्राफी का डेवलपमेंट कब हुआ. ठीक है भाई, स्टार्टिंग से तो मूवीज़ नहीं बन रही हैं ना. इस तरह से आप समझिए 1900 अगर हम बात करें तो 1900 में तो मूवीज़ नहीं थी, शेक्सपियर के टाइम पे तो मूवीज़ नहीं थी, विक्टोरियन पीरियड में तो मूवीज़ नहीं आई थी. ड्रामे होते थे, वो भी मतलब बाद में डेवलपमेंट हुआ. प्ले होते थे, जैसा कि शेक्सपियर ने स्टेज पर अपने प्ले कराए. तो इस तरीके से है. तो सबसे पहले आपको क्रोमेटोग्राफी का डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा. इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट नॉवेल्टी ईरा इन हिस्ट्री ऑफ फाइल्स. इन हिस्ट्री ऑफ फाइल्स के अकॉर्डिंग आप ये बताइए नॉवेल्टी ईरा क्या था, उसकी डिटेल आपको बतानी है. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द ब्रिक्टन स्कूल इन डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल शेड्स स्कूल इन जॉर्ज अल्बर्ट स्मिथ एंड जेम्स विलियमसन इन फिल्म इंडस्ट्री. आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप व्याख्या करिए उस रोल की जो कि ब्राइटन स्कूल इन डेवलपमेंट ने मल्टीपल शेड स्कूल में जॉर्ज अल्बर्ट एंड जेम्स विलियमसन ने फिल्म इंडस्ट्री में इसके जो ये स्कूल खोला था सबसे पहले, जिसका नाम था ब्राइटन स्कूल इन डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल शेड्स स्कूल. तो इन दोनों ने जब इस स्कूल को ओपन किया तो इसकी क्या भूमिका रही उस टाइम की फिल्म इंडस्ट्री में. अब आप यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ रहे हो अपनी इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है. और हिस्ट्री हम सिर्फ एक अपने इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, बल्कि इंटरनेशनल लेवल की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका अमेरिका आ जाता है. अमेरिका में सबसे पहले जब मूवीज़ बननी शुरू हुई, ब्रिटिशर्स ने बनानी शुरू की, या आप इस तरह कह सकते हैं कि यूरोप में जब सबसे पहले मूवीज़ बननी शुरू हुई तब उनकी हिस्ट्री क्या रही और उन्होंने किस तरह के स्कूल वहाँ पर इस्टेब्लिश किए. क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्निक्स इन फिल्म इंडस्ट्री ड्यूरिंग. आपको व्याख्या करनी है कि न्यू टेक्निक्स का डेवलपमेंट कैसे होता चला गया लगातार फिल्म इंडस्ट्री में. जैसे कि अब आपको कहा जाए कि शुरू में टेक्निक्स क्या थी, फिर बाद में वही टेक्निक्स डेवलप हुई, फिर क्या हुआ. अब पहले तो साइलेंट मूवी बनती थी, जैसे चार्ली चैपलिन की मूवी क्या है, साइलेंट मूवी है, तो साइलेंट मूवी बनती थी. मिस्टर बीन की मूवी क्या है, वो भी साइलेंट है, तो मिस्टर बीन की मूवीज़ बनती थी. जो इस तरीके से वो अपने फेस एक्सप्रेशन से ही सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करते थे. तो नई नई टेक्निक्स आई, फिर साउंड डाला गया, फिर साउंड एरा आया. उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री किस तरह से डेवलप होती चली गई कि आज हमें बाहुबली जैसी जो मूवीज़ हैं वो देखने को मिलती हैं. आप इस तरह से समझिए, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ कैमरा एंगल्स मूवमेंट. आपको अलग अलग तरह के जो कैमरे होते हैं वो किस तरह से अलग अलग एंगल से रखे जाते हैं या उनको हिलाया जाता है, जिससे हमें अलग अलग तरह का एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है अपनी मूवीज़ के अंदर. ठीक.
क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ कैमरा मूवमेंट। कैमरा मूवमेंट है ये, इसको ध्यान दीजिएगा, ये मिसप्रिंट हो गया। कैमरा मूवमेंट एड स्पेशल इफेक्ट्स इन सिनेमाटोग्राफी। आपको बताना है कि व्याख्या करिए हमारे कैमरे की, जब उसको हिलाया जाता है यानी कैमरे को मूवमेंट कराया जाता है तो क्या स्पेशल इफेक्ट आता है सिनेमाटोग्राफी में, यानी हमारा जो सिनेमा है वो उससे कितना प्रभावित होता है अगर कैमरा एंगल बदल बदल के किसी चीज़ को कैप्चर करता है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द वॉल ऑफ वेस्टर्न थिएटर इन अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान वेस्टर्न थिएटर की जो दीवार थी उसकी व्याख्या करिए। आपको बहुत अच्छे से ये बताना है कि वेस्टर्न थिएटर क्या था, अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान उसने क्या काम किया, उसका क्या वर्क रहा, ये चीज़ आपको यहाँ पर देनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है वुड यू एब्राइव। ये आपका यहाँ पर राइट होगा भाई, इसको मैं सही कर देती हूँ। ये रहा आपका राइट ए ब्रीफ है ये, ठीक है, राइट ए ब्रीफ नोट। अब ये इस तरह से आएगा, देखिए, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडियो क्रिएटेड बाय कॉन्स्टेंटिन स्टेनिस्लस्की। आपसे बोला जा रहा है कि कॉन्स्टेंटिन स्टेनिस्लस्की के द्वारा क्रिएट किया गया जब डिफरेंट टाइप का ऑडियो, आई थिंक इट इज़ ऑडियो, या आई थिंक इट इज़ ऑडियो, चलिए आप इसको समझ लीजिएगा, नहीं तो आप ही का टाइम वेस्ट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन ए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियो क्रिएटेड बाय कॉन्स्टेंटिन स्टेनिस्लस्की। आपसे कहा जा रहा है कॉन्स्टेंटिन के द्वारा ऑडियो को कितनी तरीके से या कितने टाइप, डिफरेंट अलग अलग टाइप से क्रिएटेड किया गया, इसके ऊपर आपको नोट तैयार लिखना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द भरता एंड हिज नाट्य शास्त्र। भरत मुनि हमारे जो इंडिया है, जो हमारे शास्त्र हैं उनमें उनका एक अलग स्थान है। उन्होंने नाट्य शास्त्र के ऊपर जो भी लिखा, जितना भी लिखा, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटो डायरेक्टर्स एंड अदर फिल्म डायरेक्टर। क्या फ़र्क रहा, किसके मतलब क्या डिफरेंस रहा दो लोगों के बीच में जो कहलाए ऑडियो डायरेक्टर और दूसरे फिल्म डायरेक्टर्स के बीच में, आपको डिफरेंस बताना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द फ्रॉडियन एंड लैंकोनियन थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस। यहाँ पर आपको फ्रॉडियन एंड लैंकोनियन की जो साइको एनालिसिस थ्योरी थी उसके बारे में डिस्कशन करना है। डिस्कशन मतलब डिस्क्राइब करना है, राइट डाउन करना है, ठीक है। आप ये थ्योरी अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिस्ट फिल्म थ्योरी। ये गलत है, डेवलपमेंट होगा यहाँ पर, डेवलपमेंट कोई वर्ड नहीं होता। तो कहा जा रहा है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिस्ट फिल्म थ्योरी। फेमिनिस्ट फिल्म थ्योरी का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, मतलब महिलाएं किस तरह आई मूवीज़ के अंदर, किस तरह उन्होंने अपने रोल प्ले किए, फिर वो इतना ज़्यादा चूजिंग हो गई कि वो अपने हिसाब से रोल प्ले करने लगी। तो ये सब क्या था, ये एक डेवलपमेंट है। पुराने ज़माने में तो ये होता था कि जो मेल होते थे वही फीमेल बन करके काम करते थे, क्योंकि किसी भी फीमेल का काम करना ड्रामों में, तमाशों में या फिर फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा नहीं माना जाता था। तो बस यही चीज़ें इसमें कि किस तरह डेवलपमेंट हुआ फेमिनिस्ट का फिल्म थ्योरी में। क्वेश्चन नंबर 13, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन हाउ परफॉर्मेंस स्टडीज इमर्स्ड बाय साइमन शेफर्ड। साइमन शेफर्ड के द्वारा किस तरह से परफॉर्मेंस की स्टडीज़ को बढ़ावा मिला, तो इसके ऊपर आपको एक ब्रीफ नोट तैयार करना है कि परफॉर्मेंस को उन्होंने किस तरीके से स्टडीज़ के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश की और इन्होंने इसको क्या दिया, इन्होंने इसको ग्रोथ दी। किसको दी, परफॉर्मेंस को ग्रोथ दी। तो परफॉर्मेंस स्टडीज़ के ऊपर उन्होंने कैसे और क्या लिखा, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द रोल ऑफ राइटर्स इन डिफाइनिंग द परफॉर्मेंस। आपको राइटर्स रोल के ऊपर उसकी डेफिनेशन देनी है और उस परफॉर्मेंस के बारे में बताना है, उसकी व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब द एम्पायर ऑफ साइंस प्रोजेक्ट। आपको एम्पायर और उसके जो जितने भी शासक होते थे, फिर उनको हम एक वो करते थे ना कि उनका साइन लगा देते थे,
कि भाई हमारे शासक हैं तो उसका अलग से लुक देना, उसकी अलग से ड्रेसअप करना, उसको अलग से हथियार वगैरह उसके हाथ में पकड़ा देना। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है डिस्क्राइब करनी है कि किस तरह फिल्म थिएटर में इन सारी चीज़ों का चलन बढ़ता चला गया और लोग इसको एक्सेप्ट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द हेट्रोजेनिटी ऑफ इंटरमीडिएटली। तो कौन से फैक्टर थे जिनका कंट्रीब्यूशन हुआ और एक अलग तरह का जेन्युइनली इंटरमीडिएटली माध्यमिक रूप से, यानी कि जो था इंटरमीडिएटली का मतलब होता है जिसने एक माध्यम की भूमिका निभाई, तो वो कंट्रीब्यूशन फैक्टर कौन कौन से हैं आपको इसके बारे में पूरी तरीके से पता होना चाहिए। आप इसको लर्न करके जाइएगा, ये सीरीज़ में भी होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा उसमें से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एग्जामिन स्ट्रीट थिएटर एक्ट्स एज ए सोशल कम्युनिकेशन टूल। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एग्जामिन करिए स्ट्रीट थिएटर, जो गली में तमाशे नहीं कराए जाते थे या गली में जो ड्रामे या स्टेज सजा करके एक्ट करवाया जाता है, तो सोशल कम्युनिकेशन में वो किस तरीके से टूल का काम करते हैं। आपको ये एग्जामिन करना है कि जो गली या मोहल्लों में जो इस तरीके के थिएटर चलाए जाते थे, क्या वो सोशल कम्युनिकेशन टूल के तौर पे काम करते थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। राइट ए शॉर्ट नोट है ये, ध्यान दीजिएगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, जितना भी यहाँ पर नीचे मैंने आपको ये बहुत ही वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप का है कुछ, इसमें आप ज़्यादा मेहनत मत करिएगा, बस 5-6 लाइन इसकी याद करके चले जाइएगा एग्जाम में, ये आपको देखने को मिलेगा ज़रूर और आपके जो वेरी शॉर्ट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 में राइट शॉर्ट नोट आपको लिखना है। स्पेलिंग पे मत जाइए, थोड़ा सा हो जाता है मिसप्रिंट, अभी जो है वो लैपटॉप पे या कंप्यूटर सिस्टम पे काम करती हूँ, इस तरह की चीज़ें कभी कभी बच जाती हैं आँखों से। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है क्रोनोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ तमाशा, यानी आप तमाशे में किस तरीके से लगातार क्रांति आई। क्रोनोलॉजिकल मतलब समय के साथ साथ कितना ज़्यादा बदलाव हुए, ये इस चीज़ के ऊपर आपको शॉर्ट नोट देना है। दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म तमाशा, इसको ज़रूर याद करिएगा और इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो भी बनाई है, तो उसको भी आप जा करके देख सकते हैं। नंबर बी, टर्म ऑफ रामलीला, रासलीला सांग, यानी जो सांग रचे जाते थे, जो रासलीला की जाती थी या जो गाँव में मोहल्लों में इस तरीके की रामलीला का एक आयोजन किया जाता है, तो इसके ऊपर आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। थिएटर इन एजुकेशन, एजुकेशन में थिएटर कब से और किस तरीके से आया। जैसे आपने देखा होगा अब तो एजुकेशन मूवीज़ भी बनने लगी हैं, एजुकेशन बेस्ड मूवी 12th फेल एजुकेशन बेस्ड मूवी है, अब्दुल कलाम बच्चों की मूवी एजुकेशन बेस्ड है। तो थिएटर में एजुकेशन कब से आई और फिर थिएटर को एक एज ए एजुकेशन कब से पढ़ाया जाने लगा, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 5 या 6 लाइन आप इसकी याद कर लीजिएगा, आपका एक जो क्वेश्चन अगर आता है तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। डी पर है आपका डांस छाओ, कृष्ण नाट्यम एंड कुचिपुड़ी। ये आपके 3 टर्म्स हैं जिसमें डांस है, डांस का नाम है छाओ, फिर है कृष्णा नाट्यम एंड थर्ड इज कुचिपुड़ी। ये तीनों को आपको 4-5 लाइन आप इसके ऊपर याद कर लीजिए कि डांस छाओ में क्या होता है, कृष्णा नाट्यम में क्या किया जाता है और कुचिपुड़ी किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है। आप इनको याद करेंगे बहुत अच्छे से। अगर ये तीनों टर्म में से कोई भी एक टर्म आती है, आपसे पूछा जाता है 3 नंबर के क्वेश्चन में, तो आप आराम से लिख डालेंगे। ई नंबर, पपिट्री ट्रेडिशन इन इंडिया, बैलेट, मोबाइल थिएटर। आपको ये देखना है, पपिट्री होता था जो आपके कठपुतली का खेल दिखाया जाता था इंडिया में। तो इंडिया में जगह जगह घूम करके जो पपिट्री ट्रेडिशन था वो किस तरीके से फिर मोबाइल थिएटर में कन्वर्ट हो गया। मोबाइल थिएटर क्या होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह गति कर सकें, यानी एक गांव से दूसरे गांव में स्टेज के ऊपर शो करना, स्टेज लगाना, फिर ड्रामे उसके ऊपर परफॉर्मेंस देना, तो ये सब मोबाइल थिएटर में आ जाएगा। एफ नंबर पर है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एनएसडी। एनएसडी ज़रूर याद करिएगा, ये पूछा गया था लास्ट ईयर भी क्वेश्चन, ठीक है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामे को आप अच्छे से याद करिए। जी नंबर पर है नाटक एकेडमी, अंडरस्टूड। नाटक एकेडमी क्या होती है, व्हाट इज़ द नाटक एकेडमी, जहाँ पर नाटकों का हम क्या करते हैं, नाटकों का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, फिर उसकी परफॉर्मेंस करते हैं और स्टेज पर फिर इसको परफॉर्म किया जाता है, तो ये भी एक आर्ट होता है नाटक एकेडमी। एच पर है संगीत नाटक एकेडमी। ये तो पूरा एक एकेडमी ही है जिसमें संगीत नाटक एकेडमी की पढ़ाई भी करवाई जाती है, यानी म्यूज़िक के द्वारा हम किस तरीके से अपने नाटक को परफॉर्म करते हैं और लोग जो हमारे व्यूअर्स होते हैं वो फिर हमसे कनेक्ट होते हैं। आई है भारतेंदु अकेडमी। आप ये सब नाम याद रखिए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यहाँ पे देखिए पढ़ाई होती है। आपने देखा होगा कि बहुत लोग हैं जो अब थिएटर में ऐसे ही नहीं जाते बल्कि अच्छे से स्टडी करके जाते हैं।
तो एनएसडी एक स्कूल, नेक्स्ट है नाटक एकेडमी, वो भी एक स्कूल की तरह है। संगीत नाटक एकेडमी, ये भी यहाँ पर भी सिखाया जाता है। भारतेंदु एकेडमी, यहाँ भी जो है बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर आपको आगे चल के एक अच्छा एक्टर बनना है, एक अच्छा जो है आर्टिस्ट बनना है, तो आप पहले यहाँ आकर के स्टडी करिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। जे पर है फिल्म सीमेटिक्स एंड साइकोलॉजिकल फिल्म थ्योरी। फिल्म सीमेटिक्स आपको पढ़ना है, ये एक टर्म है, इसको आप देखिएगा। और नेक्स्ट टर्म है आपकी साइकोलॉजिकल फिल्म थ्योरी, यानी साइकोलॉजिकल कैसे एक डायरेक्टर या कैसे एक स्टोरी टेलर जो होता है वो पकड़ लेता है कि ये रीडर को ये स्टोरी पसंद आने वाली है और या ये फिल्म जो है हमारी वो हिट होने वाली है। तो उसकी वजह यही होती है क्योंकि हम अपने जो हमारी ऑडियंस होती है, जो हमारे स्पेक्टिकल्स होते हैं, उनकी साइकोलॉजी को पकड़ते हैं और फिर अपनी फिल्म की थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करते हैं। तो कोई भी डायरेक्टर होता है, आपने देखा होगा, पहले वो स्टोरी राइटर से स्टोरी सुनता है, फिर वो उस मूवी को डायरेक्ट करने की सोचता है या उस सीरीज़ को डायरेक्ट करता है जब उसे लगता है कि हाँ, इससे हम अपने जो हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे ऑडियंस से जो दर्शक हैं, वो अगर हमसे जुड़ेंगे और बहुत अच्छा इसको सक्सेस कर ले जाएंगे क्योंकि ये बहुत अच्छी स्टोरी है, तो वो इस तरह से फिर इसको परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये था आपका पेपर थर्ड, पूरी तरीके से फिल्म बेस्ड है। ये आपको इसीलिए मैंने रखा था आपके एग्ज़ाम के, आपका जब फॉर्म भरा जा रहा था, कि आप इसको अच्छे से, मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग होने की वजह से आप इसको अच्छे से मज़े मज़े में पढ़ लेंगे। कुछ भी अगर आप इसमें लिख करके आते हैं इंग्लिश में, फिल्म से रिलेटेड, साउंड एरा से रिलेटेड, या परफॉर्मेंस आर्ट से रिलेटेड, एक्ट्रेस हीरो से रिलेटेड, लेकिन मतलब लिखिएगा वही जो क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होगा ही कि हमें क्या लिखना है। अगर आप इसको लिख करके आते हैं तो मुझे पूरा, मतलब इस तरीके की मुझे पूरी होप है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे और कहीं ना कहीं आप बहुत इसको अच्छे से इजी वे में याद कर सकते हैं। हाँ, इन स्कूल और एकेडमी के नाम याद कर लेना क्योंकि इन सब में ही स्टडी कराई जाती है, आर्ट की, परफॉर्मेंस की और म्यूज़िकल आर्ट, ये सब चीज़ें होती है। डांस भी एक आर्ट होता है, तो डांस की इसमें प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये सब चीज़ें आप इसके थ्रू अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मैं समझती हूँ तीनों पेपर आपके आज यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया है कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब किसी भी बच्चे को मुझसे कंप्लेन नहीं होगी कि मैम आपने ये चीज़ हमने नहीं समझाई थी। ठीक है, मैंने आपको सारे क्वेश्चन भी बता दिए किस तरह आपको अटैम्प्ट करना है। मैं बार बार फिर से कह रही हूँ कि अपने ऑथर को लीजिए, उसके वर्क को लीजिए और क्वेश्चन चाहे जितना वो घुमा के पूछे, अगर आप ये पकड़ पा रहे हैं अपने क्वेश्चंस में कि ये हमारा वो ऑथर है जो हमने पढ़ा है, ये उसका वर्क है, तो आप जो आपने पढ़ा है बस वही लिख करके आ जाइएगा। हाँ, हेडिंग ज़रूर मेंशन कर दिएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, क्योंकि हेडिंग अपने आप में एक वैल्यूएबल थिंग होती है और जो हमारा एग्जामिनर होता है वो हेडिंग्स को मार्क करता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर वो अच्छे मार्क्स लगता है। अंडरस्टूड? चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह एक अच्छे नए कंटेंट के साथ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।